हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की पुस्तक से जो द्वितीय चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसका द्वितीय भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रथम भाग में हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में चर्चा की थी। आज उससे आगे का भाग लेके आते हैं और उसके अलग अलग बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारी आज की पुस्तक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ, और इसके अंतर्गत हमारा जो लेसन है वह अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और इसका आज हम द्वितीय पाठ उसके कुछ बिंदुओं को यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे? तो पहला बिंदु होगा तृतीय क्षेत्र का महत्व, यानी जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसका क्या महत्व है, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी पर। इसके अलावा अतिरिक्त रोजगार का सृजन किस प्रकार से किया जा सकता है, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की। तो चलिए फिर हम एक एक करके अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा शुरू करते हैं। वर्ष 2073-74 में और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि जो हुई है वो तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसको हम पिछले भाग में भी इसकी चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार से जो तृतीय क्षेत्र है, यानी जो हमारा सेवा क्षेत्र है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। उसमें जो होने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनसे होने वाला उत्पादन बढ़ता जा रहा है, और उसका जो जीडीपी में योगदान है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले तक जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था ये सर्वाधिक जीडीपी में योगदान दे रहा था, सर्वाधिक उत्पादन भी किया जा रहा था इसके द्वारा, यानी बहुत अधिक उत्पादन भी किया जा रहा था, और ये बड़े क्षेत्र के रूप में था। लेकिन वर्ष 2013-14 आते आते हम देख रहे हैं कि जो तृतीय क्षेत्र है, यानी जो हमारा सेवा क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है कि जो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दे रहा है। जबकि 1973-74 के समय में यह इतना नहीं था। तो हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, उसके क्षेत्रकों में परिवर्तन आ रहा है, उसके क्षेत्रकों में जो पहले जो मानक थे या पहले जो उत्पादन में प्रथम द्वितीय थे उनकी भी स्थितियां बदलती जा रही है, और जो तृतीय क्षेत्र है वो डोमिनेट होता जा रहा है, वो सबके ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। जहां तक हम जीडीपी में योगदान की बात करें तो सर्वाधिक योगदान हमारा सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो तृतीय क्षेत्र है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। देखिए, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्य, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा, इनकी ज़रूरत होती है। यानी किसी भी देश को कुछ मूलभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है उसके नागरिकों को अच्छा जीवन देने के लिए। जैसे अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी तो नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। जब नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम मजबूत नागरिक नहीं बना पाएंगे। शैक्षिक संस्थाएं नहीं होंगी तो शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाएंगे। यानी ये स्वास्थ्य और शिक्षाएं नहीं होंगी तो हम मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से कर पाएंगे। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार जो हमारे देश में रहने वाले नागरिक हैं उनको बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं
उन्हें उत्पादन कार्यों में, नहीं आर्थिक गतिविधियों में अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं या उनको सहयोग करती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें की आवश्यकता होती है, और इन सभी बुनियादी सुविधाओं को जब हम अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध कराते हैं तो वह आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्षम और अधिक उत्पादन के लायक बन जाते हैं। और ये जितनी भी सेवाएं की हम बात कर रहे थे, शैक्षिक सेवाएं, अस्पताल, डाक, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, इन सभी सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। यानी ये सेवाएं कैसी हों, किस तरह से चलें, इन सब का प्रबंधन सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हमारा जो देश है वो विकसित हो। वो उसका पहला काम होता है कि वो अपने देश को विकास की राह पर ले जाए। तो इसलिए इन सब का सही प्रबंधन करना वो सरकार का काम है, और सरकार इन चीज़ों को करती है ताकि लोगों को अधिक सक्षम बनाया जा सके, उनकी गतिविधियां और अधिक कारगर बन सकें, और उनसे जो देश का जो आर्थिक विकास है वो अधिक से अधिक हो सके। तो इसलिए जो भारत में जो तृतीयक क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये तो हो गई पहली बात। जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए जो परिवहन है, भंडारण है, व्यापार है जैसी सेवाओं का विकास होता है, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो हम देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का जितना अधिक विकास होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जितना अधिक उत्पादन होगा या द्वितीयक क्षेत्र में जितना अधिक निर्माण का कार्य होगा, तो उसको बहुत सारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। जितना ज़्यादा उनका उत्पादन या आकार बढ़ेगा, उन्हें उतनी ही अधिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अगर हमारा उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, या बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है तो हमें व्यापार की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उन चीज़ों को बेचने के लिए भी हमें व्यापार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अनाज का उत्पादन अधिक हो रहा है तो भंडारण के लिए हमें अधिक भंडार गृह चाहिए होंगे, इनके लिए अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमें सेवाओं की अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी इतने अधिक लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जो हमारा सेवा क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी एक का विकास दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यदि एक कोई क्षेत्र सेवा देना बंद कर दे तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जो है वो विकास नहीं कर पाते। और इसका महत्वपूर्ण होने का तीसरा कारण जो है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट्स, पर्यटक, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर देते हैं। और नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस द्रुत परिवर्तन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सेवा क्षेत्र का जो महत्व बढ़ा है या उसका कारण रहा है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है तो अब लोग उस आय को खर्च करने के लिए पर्यटन करने जा रहे हैं, या खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आय बढ़ने से इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, और ये जो चीज़ें हैं या ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये अस्तित्व में आ रही हैं। अगर आप अपने शहर में देखेंगे तो आपको देखोगे जगह जगह आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे, शॉपिंग मॉल आपको मिल जाएंगे। पहले सरकारी हॉस्पिटल हुआ करते थे, अब आप देखेंगे कि निजी अस्पतालों की लाइन लगी हुई है। बहुत सारे निजी अस्पताल हैं क्योंकि लोग अधिक बीमार पड़ रहे हैं, तो अधिक या लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो सभी लोग सरकारी हॉस्पिटल में न जाकर कुछ लोग निजी अस्पतालों में जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर सरकारी अस्पताल है वहाँ पर अधिक भीड़ है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी इलाज मिल जाए, तो निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। निजी विद्यालय खुल रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में भीड़ अधिक होने के कारण निजी विद्यालयों के लिए भी मौका मिल गया है कि वो लोग भी
विद्यालय खोलें और आर्थिक गतिविधि में अपना योगदान दें। तो निजी विद्यालय होने से जो छात्र छात्राएं हैं या देश की जनसंख्या है उनके लिए भी एक अन्य ऑप्शन मिल जा रहा है। बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र खुल गए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो सेवा क्षेत्र है उसका विस्तार होता जा रहा है। अब जरा हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की जो प्रतिशत हिस्सेदारी थी वो कितनी थी और 40 वर्षों के बाद अब इन क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ये जो नीला कलर आप देख रहे हैं, नीले कलर का जो बार देख रहे हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र है। ये लाल कलर का जो बार है वो है द्वितीय क्षेत्र और ये जो हरे कलर का है ये है तृतीय क्षेत्र। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 1973 और 74 की। देखिए 1973-74 में सकल घरेलू उत्पाद में जो प्राथमिक क्षेत्र था उसकी जो भागीदारी थी वह 40% के आसपास थी। जो द्वितीय क्षेत्र की जो भागीदारी थी वो ये समझिए आपकी 10% से थोड़ा अधिक भागीदारी थी। और जो तृतीय क्षेत्र थी यानी जो तृतीय क्षेत्र था उसकी जो भागीदारी थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग ये 48% के आसपास या थी। यानी 40% से अधिक की जो भागीदारी थी वो सकल घरेलू उत्पादक में तृतीय क्षेत्र की थी। अब इसी के आगे हम देखें उन 2013-14 तक जाते जाते इन क्षेत्रकों में बदलाव आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद में अब प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो 40% थी अब वो घटकर मेरे ख्याल से 13-14% के आसपास यानी 10% से थोड़ा सा ही अधिक यानी 10% थोड़ा अधिक हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र की तो जब 73-74 का वर्ष था तो उस समय यहाँ पर ये हम देख सकते हैं 73-74 में द्वितीय क्षेत्र की जो सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी थी वो 10% से थोड़ी सी अधिक थी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2013-14 तक आते आते जो सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ गई और सर्वाधिक जो वृद्धि किसी क्षेत्र में हुई है सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी की तो वह हुई है सेवा क्षेत्र की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 65% तक सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र ने योगदान दिया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सकल घरेलू उत्पाद में है तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। जो प्राथमिक क्षेत्र है जो पहले कभी बहुत ज़्यादा था वो धीरे धीरे और कम हो गया है। लेकिन इसी के विपरीत अब आप यहाँ पर देखेंगे कि रोजगार के हिस्सों में रोजगार के क्षेत्र में हिस्सेदारी तो ये 1977-78 में हम देखें तो जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र था उसने 71% लोगों को रोजगार दिया हुआ था। जो द्वितीय क्षेत्र है उसने 11% लोगों को रोजगार दिया हुआ था और जो तृतीय क्षेत्र है उसने 18% लोगों को रोजगार दिया हुआ था। ये रोजगार में उसकी हिस्सेदारी थी। और इसी को अगर हम 2017-18 में आकर देखें तो स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 44%, द्वितीय क्षेत्र की 11% से बढ़कर 25% हो गई है और तृतीय क्षेत्र की 18% से बढ़कर 31% हो गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी रोजगार में हिस्सेदारी 31% से घटकर 44% रह गई है। अब अगर हम यहाँ पर देखें सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी की तो यहाँ पर देखें कि सर्वाधिक हिस्सेदारी
जो सकल घरेलू उत्पाद में वह सेवा क्षेत्र की है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की है। लेकिन जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार की बात में हम यहाँ पर देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में जो सेवा क्षेत्र इतना उत्पादन या इतना रोजगार दे रहा था, वो जब रोजगार देने की बात आ रही है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेवा क्षेत्र जीडीपी में इतना योगदान दे रहा था, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार की स्थिति में वह इतना रोजगार प्रदान नहीं कर पाता। अब भी सर्वाधिक रोजगार अगर कोई क्षेत्र प्रदान कर रहा है तो वह प्राथमिक क्षेत्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने रोजगार को नहीं बढ़ाया है, यानी उन्होंने रोजगार इतना नहीं दिया है, यानी रोजगार के पर्याप्त अवसर इन्होंने सर्जित नहीं किए। तो ये क्षेत्र जीडीपी में तो योगदान दे रहे हैं, लेकिन ये रोजगार को देने में उतना अधिक कारगर नहीं हो पाए हैं जितना कि इनको होना चाहिए था। तो ये हमारी एक कंपैरेटिव स्टडी थी जिसके माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से कि तीनों क्षेत्र जीडीपी में योगदान दे रहे थे और किस प्रकार से उसने जीडीपी में योगदान उनका परिवर्तन हुआ। जो रोजगार में हिस्सेदारी थी उसमें इनका किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो अब अभी हम बात कर रहे थे रोजगार की। अब इसी से जुड़ा हुआ एक बिंदु है प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसे छिपी बेरोजगारी या अल्प रोजगार भी कह सकते हैं। यह वह स्थिति है जब श्रम बल का एक हिस्सा या तो बेरोजगार होता है या अनावश्यक रूप से कार्य करता है और इस अतिरिक्त श्रम बल की उत्पादकता शून्य होती है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या सर्वाधिक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये वो रोजगारी है या वह बेरोजगारी है जो दिखती नहीं है, यानी इसमें ऐसा लगता है कि आदमी कार्य कर रहा है लेकिन वास्तव में वह बेरोजगार होता है या अल्प रोजगार है। इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई किसान है और उसके पास एक खेत है, 2 बीघा या 4 बीघे का या 2 हेक्टेयर का खेत है, उसमें 4 मजदूर या 4 लोग वो काम कर रहे थे, 4 परिवार के लोग काम कर रहे थे। अब मान लीजिए कि उनके 2 सदस्य जो कहीं बाहर रोजगार कर रहे थे और वो उनका रोजगार छूट जाता है और वो 2 लोग भी वापस इसी खेत में काम करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर अब इस खेत में 6 लोग काम कर रहे थे। जब 4 लोग काम करते थे तो मान लेते हैं कि 200 क्विंटल के करीब अनाज होता था और अब 6 लोग काम कर रहे हैं तब भी 200 क्विंटल के बराबर उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो 2 लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन जो उत्पादन है वो उत्पादन वहीं का वहीं है, उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अगर वो लोग काम छोड़कर चले भी जाएं तब भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो काम में बने भी रहते हैं तब भी उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उनकी उत्पादकता क्या है? शून्य है। और इस शून्य उत्पादकता के कारण उन लोगों को हम बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। वास्तव में ये लोग काम में तो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता शून्य होने के कारण इनको हम प्रच्छन्न बेरोजगार या इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कि जब व्यक्ति काम करे और उसको पूरी मजदूरी ना मिले, यानी काम कर रहा है लेकिन उसको मजदूरी नहीं मिल पा रही है, तो वह भी अल्प रोजगार कहलाता है या अल्प बेरोजगारी कही जाएगी। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसको उसकी शिक्षा के मुताबिक या उसके कौशल के मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे प्रचलित मजदूरी दर से कम मजदूरी पर काम करना पड़ रहा है, तो वह अल्प रोजगार की समस्या से जूझ रहा है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे कि कृषि क्षेत्र ने जीडीपी में जो योगदान है उसका घटा है, लेकिन जो रोजगार है उसने सर्वाधिक दिया हुआ है।
तो वहाँ पर वो जो रोजगार है वो इसी प्रकार का रोजगार हम वहाँ पर देख सकते हैं कि इतने लोग उसमें लगे हुए हैं, उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितने के लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग हट भी जाते हैं तो उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। चलिए, अब बेरोजगारी की तो हमने बात की, अब हम बात करते हैं कि जो अतिरिक्त रोजगार है उसका सृजन कैसे किया जा सकता है। तो इसको हम एक कहानी से समझते हैं। तो इसमें हम एक ग्रामीण महिला है लक्ष्मी, और उसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमिखंड है, यानी भूमि है। तो उसका उदाहरण से लेते हैं कि उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी। रबी के मौसम में दूसरी फसल गेहूं उब जाती है। तो हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों में, यानी 50 दिनों तक बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए क्या है कि अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए या तो बैंक ऋण प्रदान कर दे या सरकार सहायता कर दे। तो सरकारी सहायता या बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने से जो अतिरिक्त रोजगार है वह सृजित किया जा सकता है। इसको हम यहाँ इस एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि सिंचाई करने से जो भूखंड था वह असिंचित भूखंड था। अगर उसमें सिंचाई की सुविधा मिल जाए, और सिंचाई की सुविधा कैसे मिलेगी, उसके लिए पानी लाना पड़ेगा, और पानी लाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता है। और मुद्रा कौन दे सकता है, या तो सरकार प्रदान कर सकती है सहायता के रूप में, या बैंक ऋण के रूप में प्रदान कर दे। तो यदि ये चीज़ें मिल जाएं तो अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सकता है, यानी सरकार के द्वारा मदद या बैंक के द्वारा ऋण की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। कि अब मान लेते हैं कई ऐसे खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध निर्माण किया जा सकता है अथवा एक नहर खोदी जा सकती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे। अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। यानी जो सिंचाई सुविधाएं हैं उनका अगर सुविधाओं को अगर बढ़ाया जाए, यानी निर्माण कार्य किया जाए, तो जो निर्माण कार्य किया जाएगा उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले तो जो निर्माण कार्य होगा, मान लेते बांध का निर्माण होगा, तो बांध का निर्माण कार्य में बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और उस साधनों को लगाने के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक तो अतिरिक्त रोजगार जब ये निर्माण कार्य किया जाएगा उसी समय हो जाएगा, और दूसरा कब कि जब जो नहर सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया जाएगा तो इससे लोगों की जो सिंचाई की सुविधा थी वो मिल जाएगी, जो उनको सिंचाई के लिए दिक्कत हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में ही रोजगार के अनेक अवसर मिल जाएंगे। देखिए, जब तक भूमि है, भूमि को सिंचाई ना मिले तो फसल उत्पादित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अतिरिक्त रोजगार के लिए निर्माण कार्य किया जा सकता है, या कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर भी जो रोजगार है उसको प्रदान किया जा सकता है। कि अब हम मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नज़दीकी शहर तक ले जाने की आवश्यकता होगी। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर हमें अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिवहन की सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। भंडारण की सुविधाओं को अगर हम बढ़ा दें या बेहतर सड़कों का निर्माण कर दें, तो अगर हम ये देखेंगे बेहतर सड़कों का भी निर्माण हो जाए तो उससे भी परिवहन की सुविधा बढ़ जाएगी, यानी उससे लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसके लिए सरकार को निवेश करने की आवश्यकता है, तो निवेश से हम अतिरिक्त रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह देखें कि इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। यानी अब जिन किसानों को
पानी की सुविधा उपलब्ध है वो क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो इससे इस कार्य से केवल किसानों के ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, यानी अगर किसानों की उपज बढ़ गई तो इससे केवल किसानों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में भी लोगों को रोजगार प्रदान हो सकता है। यानी जब किसानों का उत्पाद अधिक होगा तो उन्हें बेचने के लिए उन्हें मंडी में ले जाना पड़ेगा, और मंडी में ले जाने के लिए उन्हें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। जो अधिक उत्पादन हुआ है तो उस उत्पादन को बेचने के लिए व्यापारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, उनको भी रोजगार मिलेगा। व्यापारियों की दुकानों में काम करने के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी ये एक चेन सिस्टम है कि जब एक चीज़ शुरू होती है तो उसके साथ साथ कई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अगर निवेश किया जाए तो निवेश से लोगों का रोजगार बढ़ सकता है। कि लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पानी निकालने के लिए पंप सेट की भी आवश्यकता होगी। एक निर्धन किसान होने के कारण वह इन सब चीज़ों पर खर्चा नहीं कर सकती, इसलिए साहूकार से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। तो यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करती है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख प्रदान करने की ज़रूरत है। यानी अतिरिक्त आय सृजन करने के लिए या अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए कृषि साख की आवश्यकता होती है। अभी जो किसान हैं वो अपनी फसलों के लिए जो बीज है या अन्य उपकरण हैं उनके लिए वो साहूकारों से उधार लेते हैं, और जो साहूकार होते हैं वो बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर उनको पैसा देते हैं। तो स्थितियां ये हो जाती हैं कि जो खेती करने वाला है वो उस ब्याज के बोझ के तले दब जाता है और वह उच्च पैदावार तो छोड़िए उसको अपनी भूमि तक बेचनी पड़ जाती है, तब भी उसका ब्याज खत्म नहीं होता। तो इसलिए अगर हमें अतिरिक्त रोजगार चाहिए तो उसके लिए हमें बैंक चाहिए, और बैंक भी ऐसे जो उचित दर पर किसानों को ऋण दे सकें, सस्ते दरों पर ऋण दे सकें, तो इससे अधिक रोजगार प्राप्त हो, क्योंकि किसानों को फिर अपनी भूमि पर रोजगार करने के लिए इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए यानी उपकरणों को खरीदने के लिए या अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए साहूकारों पर या ऊंचे ब्याज दर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन भी होगा। एक और तरीका है जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, वह तरीका है ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योग और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। यानी हमें उन चीज़ों का यानी उन क्षेत्रों का या उन उद्योगों या सेवाओं की पहचान करनी पड़ेगी जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए शहरों विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। यानी जहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दालें बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, तो उनको प्रोसेस करना और उनको शहरों में बिक्री करने के लिए हम दाल मिल की स्थापना की जा सकती है। या मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत अधिक टमाटरों की खेती की जा रही है तो वहाँ पर सॉस बनाने की कंपनी या फूड प्रोसेसिंग यूनिट का काम किया जा सकता है। तो इस तरह से भी हम जो बेरोजगारी की समस्या है या प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है उससे मुक्ति पा सकते हैं और अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शीत भंडारण गृह हैं उनके खुलने से भी किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वो अपने आलू प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। यानी कोल्ड स्टोरेज अगर खोल दिए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज खोलने से क्या होगा कि जो किसान है जिनको ये लगता है कि हमारी फसल जल्दी ख़राब हो जाती है तो उनको औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता है, तो अगर कोल्ड स्टोरेज यानी शीत भंडारण गृह खुल सकते हैं तो वहाँ पर किसान अपनी फसलों को रख सकते हैं। जब कीमत अच्छी कीमत मिलेगी तो उसको बेच सकते हैं। अभी ये सब काम कौन कर रहा है? अभी सब ये काम व्यापारी लोग कर रहे हैं। व्यापारी लाभ ले लेता है, किसान को वह लाभ नहीं मिल पाता। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँव में हम
शहद संग्रहण केंद्र की शुरुआत करके हम अतिरिक्त रोजगार सृजन कर सकते हैं। किसान वनों से शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर आदि फल और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, उनके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स या प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। तो ये प्रसंस्करण उद्योग हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिनको कहते हैं, अगर ये लगा दिए जाए तो अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थित ये उद्योगों में जो रोजगार है वह सृजित किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से हम अतिरिक्त रोजगार सृजित कर सकते हैं। भारत में 60% की जो जनसंख्या है वह 5 से 29 वर्ष आयु की है और इनमें से केवल 51% लोग ही विद्यालय जाते हैं। खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते, या तो घर में रहते हैं या बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे विद्यालय जाने लगें तो क्या होगा? हमें अधिक भवनों की जरूरत पड़ेगी, अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, यानी अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। हम विद्यालय बनाने के लिए भवन बनाएंगे तो भवन बनाने के लिए हमें ईंटें, सीमेंट, लोहा, मजदूर, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी, कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, उन लोगों के लिए भी यह अतिरिक्त रोजगार मिल जाएगा। तो इससे एक तो जो स्कूल से दूर हैं उनको शिक्षा मिल जाएगी और कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इससे भी अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। पहले जो योजना आयोग था अब नीति आयोग के रूप में स्थापित है। तो उसके अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है, यानी 20 लाख रोजगार केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की स्थिति में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि हम हॉस्पिटल खोलें तो वहाँ पर भी बहुत सारे रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को करके हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकते हैं। चलिए अब हम जरा बात कर लेते हैं रोजगार देने वाली एक अधिनियम जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको पहले नरेगा कहा जाता था, अब इसका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 का है। इसको पहले नरेगा कहा जाता था, अब इसको मनरेगा कहा जाता है। इसमें महात्मा गांधी का नाम 2 अक्टूबर 2009 से जुड़ा है, तो अब इसको कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। तो ये अधिनियम क्या करता है कि उन लोगों को काम करने में, ये उन लोगों को रोजगार देता है जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है। तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। यानी इस अधिनियम के तहत सरकार प्रत्येक वर्ष 100 दिन रोजगार देने की गारंटी देती है और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। यानी ये इस प्रकार का अधिनियम बनाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर कि देखिए एक फसल से दूसरी फसल के बीच लगभग 100 दिन अनुमान लगाए गए हैं कि जब किसान बेरोजगार रहते हैं, यानी उनके पास कार्य नहीं होता है, तो उन दिनों में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा से वो ग्रसित रहते हैं, उनकी आमदनी बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम बनाया और इसमें लोगों को 100 दिन गारंटीड रोजगार देने की बात कही है। इसमें प्रत्येक परिवार में जो काम करने वाला व्यक्ति हैं उनके लिए जॉब कार्ड बनता है और उस जॉब कार्ड के माध्यम से उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। वो अपनी पंचायतों में या इसको अप्लाई करते हैं और उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और ये 100 दिन का रोजगार अगर सरकार उनको देने में असफल रहती है तो उस दौरान उनको जो निर्धारित मजदूरी दर है उस मजदूरी दर पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और इसके अंतर्गत कई तरह के काम को वरीयता दी जाती है। उनमें से है आवास निर्माण, जल संरक्षण का कार्य, बागवानी कार्य, गौशाला का निर्माण करना, वृक्षारोपण करवाना, लघु सिंचाई के कार्य कराना, चकबंद के कार्य कराना, भूमि विकास के कार्य या बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं।
और इसके अंतर्गत जो कार्य है वो उनके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो योजना है यह भी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक कारगर उपाय है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने में यह योजना बड़ी ही कारगर सिद्ध हुई है। चलिए अब इसके बाद कुछ प्रश्न ले लेते हैं इसी से संबंधित कि प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए कौन सा क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो यह है तृतीयक क्षेत्र या जिसको हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं। किस क्षेत्रक ने भारत में सर्वाधिक रोजगार दिया है। तो यह है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्र जिसने सर्वाधिक रोजगार दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम पर लगा हुआ दिखता है किंतु उसकी उत्पादकता शून्य होती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। तो यह अधिनियम 2005 में लागू किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। इससे आगे के जो बिंदु हैं वो हम अगले भाग में लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद।